बिहार टॉपर सीरीज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ के एक शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है। इस समय हम आपके लिए लगातार सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जारी किया गया है उसके हम लोग सभी विषय के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की इस मॉडल पेपर में हम लोग उन्हीं प्रश्न को समझें जो सीधे सीधे इस साल की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए एक बिहार टॉपर सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि कोई भी क्लासेस आपका छूटता है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बिहार टॉपर सीरीज में हम लोग सभी विषय की लगभग क्लासेस कर चुके हैं। मैथ का जो यहाँ पे सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट आप देख पा रहे हैं, इसमें जो शुरू से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, अगर सब्सक्राइब करके आप रखे होंगे चैनल को, तो आपको मालूम होगा कि पीछे हम लोगों ने विस्तार से समझा था कि ये कौन सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा और क्यों होगा। क्योंकि मैथ क्या है, समझने वाला विषय है। तो शुरू से 50 प्रश्न की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर मान लीजिए शुरू से 50 प्रश्न आप नहीं देखे हैं तो जैसे ही अभी का क्लास खत्म होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। वहां पे आपको मिल जाएगा बिहार टॉपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट, उसमें सभी विषय की क्लासेस मिल जाएगा। या लिंक में ये शुरू से जो 50 प्रश्न 1 से 50 तक इसकी चर्चा हम लोग पीछे किए थे, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप समझ रहे हैं, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं दे दूंगा। तो वहां से भी क्लास खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम लोग पहले समझ चुके हैं। आज हम लोग 51 से लेकर और 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव प्रश्न को भी समझेंगे, क्योंकि इस सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट अर्थात कि मॉडल पेपर में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का समावेशन किया गया है जो इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थात कि जो 100% गेस प्रश्न है, जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है, उन्हीं प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे समावेशन किया गया, तो एक एक क्लास को देख लीजिएगा। 1 से 50 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को समझते हैं। आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन पेपर है तो आपको भी एक एक प्रश्न को सॉल्व करते जाना और आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न टकराएगा। भले ही अंक यहाँ पे √2 है तो वहाँ पे √3 पूछ सकता है, लेकिन मैथ का क्या है, पैटर्न आपको समझ के रखना है। तो सभी प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार होंगे। एक एक प्रश्न का जवाब आपको देते चलना है। नहीं मालूम है तो मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। आप पढ़े हो कोई भी चैप्टर या नहीं पढ़े हो, पूरा हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ये प्रश्न की हम लोग चर्चा किए थे। आप जानते हैं वृत्त की क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। हम लोग पीछे इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज 51 से चर्चा करेंगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपका क्लासेस छूटा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। 51 नंबर प्रश्न देखिए काफी शानदार है। कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। पेन कॉपी लेकर प्रश्न को सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट। नहीं मालूम है तो मैं यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से आपको समझते चलना है। कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। अब अपने से क्या पूछा सर प्रश्न की, माध्य बताइए, मीन बताइए। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। औसत पूछ रहा है। माध्य, माध्यिका, बहुल्य के सभी आपको पढ़ना है। अब देखिए माध्य से पहला प्रश्न क्यों मिला, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 1 से 50 तक। उसमें आपका रियल नंबर सभी चैप्टर वाइज, क्योंकि मॉडल पेपर बनाने से यही फायदा होता है कि आपका पूरा 15 चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। तो सभी प्रश्न का, सभी चैप्टर से प्रश्न हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। ऐसा जैसे ही प्रश्न आएगा आपको समझ जाना है। माध्य का मतलब पूछ रहा है औसत। औसत का मतलब क्या होता है कि जितना संख्या है उसको जोड़कर, और जितने संख्याएं अर्थात कि योगफल में जितना भी नंबर ऑफ संख्या है या कुछ भी दिया है उससे भाग देते हैं तो औसत अर्थात कि माध्य निकल जाता है। अब कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या अपने को मालूम होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अगर ये चैप्टर आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आपसे एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो कहिएगा सर पूर्ण संख्या वही होता है जो 0 से शुरू हो, अर्थात कि होल नंबर। और नेचुरल नंबर जो 1 2 3 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये कहां से शुरू होगा, 0 से। 1 2 3 4 और अपना 5 लेंगे नहीं, क्योंकि कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसी का माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर औसत। औसत बराबर टोटल जो भी परिणाम रहेगा उसका योगफल और बटा में परिणामों की संख्या। तो कितना संख्या है, 5। जोड़ देंगे सर, 2 1 3 3 6 4 10 बटा में 5 बराबर 2। कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा। अगर आप इसी तरह कॉन्सेप्ट को सीख कर बना रहे हैं तो ऑप्शन बी 51 का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथम 5 पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होता है, तो इसको हमने बना दिया। ऐसे आप जानते हैं औसत निकालना है तो आगे गुना भाग कर देना था, जोड़ घटाव था। चलिए काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ 51 का बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे सभी विद्यार्थी और आंसर देने का प्रयास कीजिए। एग्जाम के लेवल के प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो सीधे सीधे आप इस साल जब एग्जाम देने आप जाएंगे, चाहे आपका प्रथम सीटिंग में एग्जाम हो या द्वितीय पाली में, आप में प्रश्न सीधे सीधे टकराएगा। कह प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखिए अगर ये प्रश्न आप ध्यान से समझे होंगे, अगर आप कोई भी
कमेंट में आलतू फालतू बात नहीं कर रहे हैं, सीधे आपका फोकस यहाँ पे है क्लास पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रश्न इसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा चेंज किया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या, तो फिर माध्य पूछा मतलब मीन औसत पूछ रहा है। लगातार 3 प्राकृत संख्या तो मैं भी ऊपर बता दिया, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है 1 से, तो प्रथम यही हो गया 2 और 3। अब यही इसी का माध्य पूछ रहा है, तो 1 + 2 + 3 कर देंगे। और कितना संख्या है सर 3 है, तो 2 1 3 3 6 बट्टा में 3। इसका भी देखिए आंसर कितना गया, पहले के भांति 2 ही आया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 52 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं सभी विद्यार्थी इसको समझ रहे हैं ध्यान से। मैं इतना आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस क्लास को मोबाइल को क्या कीजिए फुल स्क्रीन मोड में कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर ध्यान से एक एक प्रश्न को सॉल्व करते चलिए। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ में आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होता है। देखिए काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। ये मॉडल पेपर है, 1 से 15 तक चैप्टर, रियल नंबर से लेकर और प्रोबेबिलिटी अर्थात की प्रायिकता तक के सभी प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन ऊपर वाले जो भी चैप्टर है उन सभी की चर्चा हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, 1 से 50 तक था। यहाँ से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए कितना ज्यादा प्रश्न एग्जाम में आएगा, इसलिए ध्यान से अंत तक बनकर एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो हम पढ़ते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। और पीई यहाँ पे लिख दे तो 0 के बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। अर्थात कि ऋणात्मक नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 0 हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 0 के बराबर 1 हो सकता है तो हो सकता है, 0.2 तो ये भी हो सकता है, लेकिन माइनस हो सकता है नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी क्लियर। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं। इसी को कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको याद रखना है, प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। अब चलिए 54 नंबर प्रश्न, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब मैं अभी ऊपर बताया सेम प्रश्न है आपके, आप कितना समझें इसलिए प्रश्न सेट किया गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा 54 नंबर प्रश्न का। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है 54 नंबर। कभी भी आप क्लास को देख रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में कमेंट करेंगे, अगर बाद में देख रहे हैं तो बाद में भी कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और जो भी आपको लग रहा है ABCD उसको कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने बताया आपको कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है किसी भी घटना की प्रायिकता, तो बहुआ टाइप प्रश्न है सर, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार, काफी हमारे तूफानी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर चुके हैं आंसर। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न। देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अंतिम गेस प्रश्न है। यहां से अगर आप देख कर जाएंगे तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। कह रहा एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। अब देखिए प्रायिकता से प्रश्न चल रहा है, तो 3 आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले आप प्रायिकता कैसे निकालते हैं, पी कैसे निकालेंगे, तो संभावित परिणाम की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अर्थात कि ई के अनुकूल कितने परिणाम है, तो पहले देखते हैं एक पासा में क्या क्या अंक होता है। तो कहेगा सर पासा जो लीडो गोटी हम लोग खेलते हैं उसमें का जो 1 2 3 4 रहता है, वैसे ही आपका पासा भी होता है। तो इसमें कौन कौन अंक रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, इतना ही अंक रहते हैं। अब इसमें कह रहा है 3 आने की प्रायिकता, तो 3 इसमें कितना है, 1 है, तो ई के अनुकूल परिणाम 1, अर्थात कि 3 हो गया। 1 यहाँ पे देखिए 3 नहीं लिखना है, 1 की कितना है, ये मन परिणाम की संख्या हम लोग पूछ रहे हैं, यानी कि क्या है, कितना संख्या है 3 का, तो 1 है। और कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना है 6 है, तो 1/6 कहीं पे दिया है, तो बिल्कुल ऑप्शन बी पे दिया है 55 नंबर प्रश्न का, यही सही आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके बात करते हैं 56 नंबर प्रश्न की। कह रहा है 56 नंबर कि एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए सीधे सीधे प्रश्न इसी तरह एग्जाम में पूछा जाएगा। अभाज्य संख्या, तो पहले आपको देखेंगे कि क्या क्या पासा पे आ सकता है, तो 3 4 5 6। अब कह रहा है कि इसमें अभाज्य संख्या अर्थात कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, तो अभाज्य कितना है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, फिर अभाज्य, फिर अभाज्य, अर्थात कि 3 अभाज्य संख्या है। टोटल परिणाम 6 है, अर्थात कि 1/2 कहीं पे है, बिल्कुल रहेगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में, आप गलत करेंगे, बिल्कुल आपसे गलत नहीं होगा, अंत तक बने रहिए। काफी इस साल 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए शानदार शानदार प्रश्न इसमें मिलेगा, सिर्फ अंक चेंज होगा, बाकी पैटर्न इसी पैटर्न पे इस साल प्रश्न पूछने जा रहा है। तो 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सर ऑप्शन ए, काफी शानदार। चलिए आपको भी एक एक प्रश्न का आंसर देते रहना है, क्योंकि आपको मैथ में 50 में 50 लाना है। अब देखिए 57 नंबर प्रश्न आ गया आपके त्रिकोणमिति से। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सभी विद्यार्थी पेन कॉपी लेकर इसको सॉल्व करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि cos 60 डिग्री +1 और नीचे है cos 60 डिग्री -1 का निम्नलिखित में मान कौन है, यही पूछ रहा है, इसका वैल्यू बताइए, मान बताइए। तो ये तो मैं आपको कितना बार बता चुका हूं कि ट्राइगोनोमेट्री टेबल का मान याद रखेंगे। तो ऊपर है cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, कहिएगा सर 1/2, और यहाँ पे 1 है तो उसी तरह रहेगा।
फिर नीचे है cos 60 तो 1/2 और -1 है तो उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके आपको देखना है। 2 और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्टकट बनाएंगे हम लोग। 2 में से यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे भी नीचे आएगा 2, और देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 माइनस में है तो माइनस घटाएंगे तो -1। यहाँ पे ध्यान से देखें अगर हम, तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना होगा। 3/-1 अर्थात कि -3। कहाँ पे है सर? ऑप्शन बी पे है, बिल्कुल सही। सिर्फ देखिए अगर मान आपको याद रहता है कि cos 60 का 1/2 होता है तो कितना आसानी से इसका आंसर आप निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं अभी तक 7 प्रश्न हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सभी का सही से आंसर देते आ रहे हैं, तो आपको भी अंत तक बने रहिए और एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बउआ टाइप प्रश्न आ गया, कर tan 60 डिग्री का मान क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कहिएगा सर √3 होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पे ही दिया गया है। तो tan 60 डिग्री का मान याद रखेंगे √3 होता है। अब एग्जाम में आएगा सीधे सीधे यही सब प्रश्न आपको खोज खोज कर पहले बनाना है, माध्य, औसत, बहुलक, ताकि पूरा आपको 50 में 50 आसान आसान टाइप प्रश्न, क्योंकि देखिए क्या होता है कि 100 मान लीजिए अगर प्रश्न पूछता है, खैर अभी तो पैटर्न क्लियर नहीं है, लेकिन कितना भी प्रश्न पूछे अगर उसमें मान लीजिए सबसे आसान है, ऐसा एक प्रश्न है tan 60 डिग्री और हमने √3 बता दिया, कोई छात्र इसका ऑप्शन एक कलर किया, एक सबसे हार्ड प्रश्न है जिसमें आपको समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है और उसका भी आप आंसर निकालेंगे और ए बी कुछ भी आ रहा है तो उसका भी एक ही अंक मिलेगा, इसका भी एक ही अंक मिलेगा। इसीलिए एग्जाम में पहले इजी प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए ताकि गलत होने की संभावना कम रहे और समय भी हमारे पास बचेगा, तभी तो हम आगे सब्जेक्टिव प्रश्न में समय दे पाएंगे। तो इसलिए आसान आसान टाइप प्रश्न एग्जाम में आपको खोज खोज कर पहले बनाना है। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है सर आपसे कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा? जो भी छात्र इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है वो तो इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हम लोग का एक और चैनल है BSCB क्लासेस, जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। वहां पे मैं पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको बताता हूँ, लगभग 43 या 44 टाइप का ऑब्जेक्टिव इस साल के लिए गेस किया है, उसी से देखिएगा प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पे देखिए साइन 18 बटा कॉस 72, सभी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे जो भी क्लास में अभी प्रेजेंट है, कभी भी आप क्लास को देखें तो मैं बताया था कि यहाँ पे देख लेंगे साइन कॉस का पेयर है और 18 यहाँ पे 72 जोड़कर 90 हो रहा है, तो अगर बाटा में रहेगा तो 1 और यहाँ पे अगर माइनस में रहेगा अर्थात कि भाग न छोड़कर माइनस में रहे तो 0, तो ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन को बदलेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी हो जाएगा cos 72, ये भी cos 72 कट के हो जाएगा 1, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देख लीजिए 1। आगे बढ़ते हैं सर 60 नंबर प्रश्न, देखिए कितना शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है tan a बराबर होगा, tan a का मान इसमें किसके बराबर होगा? सभी विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि tan a का बराबर क्या होगा, कौन सा मान tan a के बराबर है। तो देखेंगे अगर ध्यान से तो cot 90 माइनस से अर्थात कि 90 माइनस थीटा तो बराबर कितना होता है tan a, ये भी याद रखेंगे। sec 90 माइनस a कितना होता है? तो cosec a, cosec 90 माइनस a तो sec a और cos 90 माइनस a तो sin a। सभी फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, आपका cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। अब पूछा था tan a के बराबर कौन है, तो देखिए tan a के बराबर कौन है? cot 90 माइनस a, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। और ये भी सब याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैथ में क्या है कोई प्रश्न पूछे अगर कॉन्सेप्ट आप समझें तो सीधे सीधे आपको आंसर ठीक करना है, तो ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न। ऐसे प्रश्न तो हर साल पूछे जाते हैं एक, और इस साल भी आएगा ही आएगा ऐसा प्रश्न। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा? आपको बताना है कॉस ए का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से आसान तरीका हम लोग सीखते हैं। तो साइन ए बराबर 3/4 अर्थात कि साइन थीटा बराबर p/h, p/h का मतलब लंब बट्टा में कर्ण। अब देखिए cos a का मान पूछ रहा है, तो cos a देखिए एंगल नहीं चेंज हुआ है तो कोई झंझट नहीं, त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है, मान वही रहेगा। तो cos a बराबर आधार बट्टा में कर्ण, नीचे फिक्स है h यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा, a फिक्स हो गया। ऊपर b कितना होगा, ऊपर b कितना होगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बराबर क्या होता है? तो कहिएगा सर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, बिल्कुल √h² माइनस p²। b बराबर यही होता है √h² माइनस p²। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो √h² का मतलब 4 का स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर, अर्थात कि √16 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 9 अर्थात कि √7 और नीचे कितना है 4, तो यही हो जाएगा cos थीटा। b हमने निकाल लिया देखिए √7 और h तो पहले से मालूम
था 4 तो √7/4। ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। ऐसा प्रश्न हर साल पूछा जाता रहा है, सीधे सीधे प्रश्न ऐसा ही आएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में भी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीखें तो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए उम्मीद कर रहा हूं एक एक प्रश्न को आप सीख रहे हैं। मैथ में बिल्कुल आसानी से, बस ध्यानपूर्वक देखिए। मैथ में क्या होता है कि विद्यार्थी गलत क्या करते हैं, तो अगर आपको हैबिट नहीं है लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि कभी देखिए त्रिकोणमिति से आ रहा है, कभी किसी चैप्टर से, कभी किसी चैप्टर से, तो आपको समस्या हो सकता है एग्जाम में। इसीलिए यहाँ पे आदत लगाएंगे सभी चैप्टर वाइज प्रश्न को सॉल्व करने का, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब सोचिए इतना टाइप के प्रश्न अगर आप सिर्फ मोबाइल को लेकर डेली इसको देख रहे हैं क्लासेस को, तो जैसे ही एग्जाम में आएगा कहेगा अच्छा इस टाइप का प्रश्न आया था, ऐसे ऐसे हमने सॉल्व किया था, तो ठीक है ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो लगातार मैथ का क्लासेस इसीलिए कंडक्ट किया जा रहा है ताकि मैथ से काफी विद्यार्थियों का एक प्रश्न प्राप्त हो रहा था कमेंट बॉक्स में कि हमारा मैथ से बहुत डर लग रहा है। लगातार जो एग्जाम तक क्लासेज आएगा इतना टाइप का प्रश्न आपको सीखना है। इतना टाइप के प्रश्न का अगर कॉपी तैयार करके आप बार बार अभ्यास कर लेंगे, एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होने जा रहा है एग्जाम में। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है? चलिए सभी विद्यार्थी इसका आंसर दीजिए। तो किसका मान 0 के बराबर है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। 62 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखते हैं कौन विद्यार्थी इसका सबसे पहले सही आंसर दे पाता है। चलिए मैं पूरा मान आपको तब तक बता दे रहा हूं। साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। कॉस 90 का मान 0, कॉस 0 के मान 1, tan 90 का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब तो आपको क्लियर हो गया आंसर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो कहिएगा सर 0 का मान तो cos 90, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। जो ट्राइगोनोमेट्री टेबल है वैल्यू वाला, उसको जरूर याद कर लीजिएगा कि साइन 90 का मान कितना होता है, cos 90 cos 0। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 63 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा। कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही है। देखते हैं कितने चला इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। कहेगा सर प्रश्न अपने से क्या पूछा है कि वृत्त है और एक यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा है, वो चारों भुजा है, इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, आयत होगा कि वर्ग होगा कि समलंब होगा कि समचतुर्भुज होगा, प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। तो ये समचतुर्भुज होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये सीधे सीधे प्रश्न आएगा, आंसर आपको यही कर देना। अब आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगा। देखिए प्रश्न यही पूछा जा रहा है। अब एक बात आपको यहाँ पे क्लियर समझना है, मान लीजिए प्रश्न नहीं पढ़े होंगे तभी ध्यान से समझ लेंगे, तो यहाँ से आप आज के बाद से ऐसा प्रश्न आपको खोज कर बनाना होगा सबसे पहले, किसी भी हाल में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त है, एक मान लीजिए यहाँ पे वृत्त है, समझाने के लिए यहाँ पे केंद्र O है, P यहाँ पे बाह्य बिंदु है। तो हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। तो यहाँ पे वही 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक है अपना PB, यहाँ पे यह स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे PA है और यहाँ पे PB है। कह रहा है PA अगर 6 है तो PB कितना होगा, 6 ही होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से हम लोग पढ़ते हैं वृत्त में पर में कि किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होता है। ये 6 है तो ये 6 ही होगा, ये x है तो ये x ही होगा। तो 6 सेंटीमीटर खोजेंगे कहाँ पे है, तो बिल्कुल दिया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। और कॉन्सेप्ट आप सीख लिए। देखिए कितना बहुआ टाइप प्रश्न हो गया। एग्जाम में आएगा आप गलत करेंगे, कहेंगे नहीं सर हम कभी भी इसे गलत नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए ध्यान से बस टाइप बाय टाइप प्रश्न को सीखते जाइए, मैथ में आपका बिल्कुल शानदार स्कोर आएगा। कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न आ गया कि 2 वृत्त की त्रिज्या, कितना बार मैं बताया हूं इस प्रश्न को, बिल्कुल विस्तार से मैं आपको समझाया हूं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एग्जाम तक। क्या करें कि 2 वृत्त की त्रिज्या 3:4 है, तो मैं बहुत बार बताया हूं कि πr1² और πr2², क्योंकि 2 अलग अलग त्रिज्या है, तो पाई से पाई अनुपात में कैंसिल, सिर्फ r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बचेगा। तो त्रिज्या का अनुपात है 3, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करते हैं, अर्थात कि 9:16। एक चला बात यहां से आपको समझ के रखना है, ट्रिक है, ट्रिक नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट है, उसी को ट्रिक कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट को हम लोग शॉर्टकट कर देते हैं, वही ट्रिक बन जाता है। बस यहां पे समझ के रखिएगा कि अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो सीधे उसका वर्ग करेंगे। अगर सर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा
त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो सीधे उसका वर्गमूल निकाल देंगे। चलिए क्लियर, आप समझते हुए चल रहे हैं, अंत तक बने रहिएगा, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। 66 नंबर प्रश्न, क्योंकि अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न, इसीलिए बिहार टॉपर सीरीज की शुरुआत हुआ है। आपके 2023 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। अब इसी में का 1 से 50 तक जो प्रश्न चर्चा किए तो और महत्वपूर्ण था, वो क्लास आप नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के, वहां से आप देख लीजिएगा क्लास खत्म होगा। तो कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या, ये तो एनसीईआरटी का प्रश्न है, इस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है। कह रहा है एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा सर, प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक वृत्त की परिमाप, परिमाप का मतलब 2 पाई आर, वृत्त की परिमाप का सूत्र 2 पाई आर। मान लीजिए आपको नहीं मालूम था इसीलिए क्लासेस चल रही, इसको लिख कर याद रखेंगे कि वृत्त की परिमाप 2 पाई आर, और कह रहा है बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। अब देखिए कटाकर आर का मान निकाल सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, आर से यहाँ पे 2 स्क्वायर था तो 1 आर कैंसिल, अर्थात कि आर बराबर 2 यूनिट, अर्थात कि 2 मात्रक। कहीं पे है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए। प्रश्न आप एनसीईआरटी में भी अध्ययन किए होंगे, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 66 का। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न की। कह रहा है देखिए कितना शानदार प्रश्न, और कॉन्सेप्ट अगर अभी ऊपर आप समझ रहे हैं, क्लास में आपका ध्यान है तो यहाँ पे ध्यान से इस प्रश्न को आंसर देने का सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं अभी बताया कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट ऊपर सिखा रहा था। तो कितना हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई, और वहीं फिर यहीं पे पूछता है कि एक्स अनुपात वाई है और इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते तो एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। तो कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया होगा, देख लीजिए ऑप्शन डी पे दिया है, तो 67 का हो गया आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न, देखिए कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपसे कह रहा है सर कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए मैं एग्जाम के लेवल का प्रश्न लेकर आया हूं, एग्जाम में इसी लेवल का प्रश्न इस साल सेट हो रहा है तो आपको इसी लेवल के प्रश्न पढ़कर जाने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दिया जाता है तो उसके पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात में क्या प्रभाव पड़ेगा। मान ले रहे हैं कि पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, मान ले रहे हैं पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझिएगा सिर्फ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा हम लिख भी सकते हैं कि माना कि पुराने वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए पुराना वृत्त है तो आर है तो यहाँ पे R1 भी कर सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि नए वृत्त के क्षेत्रफल, तो नए वृत्त की त्रिज्या तो की आर, मान लीजिए पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना था आर, तब क्षेत्रफल हुआ पाई आर स्क्वायर। नए वृत्त की त्रिज्या कह रहा है कि आर को के गुना करेंगे अर्थात कि ये हो जाएगा के आर, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन आर का मान कितना हो गया, के आर, तो के आर का होल स्क्वायर अर्थात कि पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर। नए वृत्त का क्षेत्रफल ए हो गया और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल ए हो गया। अब कह रहे हैं दोनों का अनुपात, तो पुराना अनुपात नया, इस पे भी डिपेंड करेगा। देखिए क्या पूछ रहा है, पहले पुराना का लिखना है फिर नया का। वहीं एग्जाम में पहले नया फिर पुराना पूछेगा तो इसी को पलट के आपको लिखना होगा, ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो पाई आर स्क्वायर सर, और अनुपात नया वृत्त का हमने कितना निकाला है, पाई के आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इधर कितना बचा, एक, इधर बचा के, तो एक अनुपात के स्क्वायर कहां पे है, तो बिल्कुल दिया है ऑप्शन सी 68 का सही आंसर कर देंगे। चलिए उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आप सीखें। और सेम प्रश्न पूछेगा कि नए वृत्त और पुराने वृत्त का अनुपात, तो ये ऐसे हो जाता के स्क्वायर अनुपात 1। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न, देखिए काफी शानदार प्रश्न मिलेगा आज के क्लास से। कितना ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आप जब परीक्षा देने जाएंगे, तो चाहे एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या हो सेकेंड शिफ्ट में। कह रहा है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन आप समझ रहे हैं, इसी तरह बेलन होता है सिलेंडर, यहां पे भी एक वृत्त रहता है, यहां पे भी एक वृत्त। तो अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला पहले याद रहना चाहिए। तो कितना होता है 2 पाई आर एच, इसका हो जाएगा, और दोनों तरफ वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर मिलकर कितना होंगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हुआ। अब देखिए इसको हम लोग और शॉर्टकट करें तो यहाँ पे 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो ये फार्मूला हो गया 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा अपना h प्लस आर। तो अगर अब यहाँ पे से एक फार्मूला आपको याद कर लेना है, यहाँ
पे रट जाइएगा, इस फार्मूला से जरूर प्रश्न आएगा कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी कभी फार्मूला ही पूछ लेता है, तो 2πr(h) + 2πr² या 2πr × h + r, यही होता है। अब देखिए हमको h और r चाहिए, तो व्यास 28 है, तो व्यास के आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या हमको कितना मिल जाएगा 14, और ऊंचाई हमको मिल गया कितना 20। अब मान पुट करके गुना भाग करेंगे तो 2 और पाई है तो कितना होगा 22/7, और गुना में r 14, और फिर h है अपना 20, और फिर r है अपना 14। यहाँ से कट जाएगा 7 दूनी में 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पे 2 1 3। अब 88 में 34 से गुना कर दीजिएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी 69 का सही आंसर कर देंगे। सोचिए अगर फार्मूला आपको मालूम रहता है तो कितना आसान है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो फार्मूला नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, यहाँ से याद करते चलिए। जो भी फार्मूला, जो भी टाइप आ रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ बिहार टॉपर सीरीज का कॉपी तैयार कीजिए, और उसमें जितने टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, जैसे ही क्लास खत्म होगा सभी टाइप के प्रश्न की चर्चा अगर आप कर लेते हैं, अपने से खुद से बना बनाकर बार बार समझ लेते हैं, तो एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। 70 नंबर प्रश्न काफी शानदार शानदार प्रश्न है, एग्जाम के लेवल के प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। देखिए क्या होता है दिक्कत कि अगर हम इजी सिर्फ आपको प्रश्न बताएं कि हाँ चलिए आसानी से आप बना देंगे, एग्जाम में जाएंगे हार्ड लेवल का प्रश्न आएगा, आपसे बन नहीं पाएगा। और मैथ में आपको 100 में 100 लाना है, तो अगर आप कठिन प्रश्न ये सब सीख लेते हैं तो आसान प्रश्न तो आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। करें समान ऊंचाई वाले दो समबेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। काफी शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी तूफान लाल विद्यार्थी इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि सही आंसर क्या होगा, कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलन के आयतन का अनुपात इतना है, तो कह रहा है उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि समान ऊंचाई है, अर्थात कि h का मान दोनों बेलन का समान है, तो उसके आयतन का अनुपात, अर्थात कि मान लीजिए पाई पहला का r है तो r1² और h तो सेम है दोनों का, और फिर पाई r2 का स्क्वायर और h तो सेम है। इसका मान दिया है कितना 9:16, तो 9:16 का मतलब पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, अर्थात कि r1 का स्क्वायर और अनुपात r2 का स्क्वायर दिया है। अब कह रहा है कि उनके वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, फार्मूला जरूर याद रखेंगे, 2πr(h), तो पहला का r1 और दूसरा का 2πr2h, क्योंकि ऊंचाई समान है प्रश्न में कह दिया। अब 2 से 2π से 2π कैंसिल, यहाँ पे s से h कैंसिल, अर्थात कि हमको क्या मान चाहिए r1 अनुपात r2 का मान चाहिए, और स्क्वायर में दिया है इसका मान निकालना, तो सीधे वर्गमूल निकाल देंगे 9:16 अर्थात कि 3:4। कहाँ पे है देखते हैं, ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल ऑप्शन सी पे दिया है, तो यही सही आंसर कर देंगे 70 नंबर प्रश्न का। यहाँ से आपको समझने वाला बात क्या है कि दो फॉर्मूला अर्थात कि दो सूत्र आपने को याद रखना है सर, कि अगर चला आपको याद है कि समान ऊंचाई वाले समबेलन का आयतन πr1² πr² होता है, और यहाँ पे देख लीजिए अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrs, तो आसानी से आप बना लेंगे, कोई अंक भी देगा तो उसके आधार पे आप बना लेंगे। लेकिन अब आपको तो यहाँ पे एक समझिए कि आपको प्रमेय मिल गया, एक थ्योरी मिल गया कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलन का आयतन का अनुपात दिया रहेगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो सीधे इसका क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर प्रश्न, कह रहे संशयी बारंबारता वक्र कहलाता है। सभी चला इसका सही सही आंसर देने का प्रयास करेंगे कि संशयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो कहिएगा गुरुजी तो काफी आसान प्रश्न है, तुरंत बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। ये तो थ्योरी टाइप प्रश्न था, याद रखेंगे। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह। अब देखिए वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा ए है अपना निम्न सीमा और ए है अपना उच्च सीमा, तो निम्न सीमा प्लस में उच्च सीमा बटा में 2। नहीं मालूम था तो सूत्र लिख लीजिए, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, तो 20 और 10 सर 30 बटा में 2 बराबर 15। एग्जाम में खोज कर जो मैं प्रश्न बता दे रहा हूं यही सबसे पहले आपको बनाना है ताकि कोई गलती नहीं हो, तो ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा 72 का। चलिए उम्मीद करो आप नया प्रश्न का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान से अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास में आप अंत तक बने रहेंगे तभी एग्जाम में आदत रहेगा, सीधे सीधे आपको मैथ में 100 में 100 लेकर आना है। काफी विद्यार्थी चैनल से जुड़कर पिछले साल भी मैथ में 90 प्लस से तो अधिक विद्यार्थियों का आया था, तो आपको भी उसी तरह स्कोर करना है, क्योंकि मैथ के हम लोग तमाम क्लासेस लाएंगे बिल्कुल एग्जाम के लेवल के प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको सिखा दिया जाएगा कि वही प्रश्न सीधे इस साल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है प्राप्तांक इतना की माध्यिका होगी। देखिए क्या कर रहा है, प्राप्तांक इतना की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका पूछ रहा है सर,
तो माध्यिका क्या होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 2 7 0 6 3 9 ऐसे ही दिया है। तो माध्यिका अर्थात कि मीडियन पूछ रहा है बीच का, तो पहले हम जानते हैं माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, अर्थात कि बढ़ते क्रम में इसको सजाएंगे, फिर जो बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। तो चलिए सजाते हैं। 0 हो गया, 0 के बाद क्या है 2 हो गया, 2 के बाद क्या है 3 हो गया, 3 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। कितना अंक है, तो 2 2 4 2 6 1 7। तो 3 इधर से गायब, 3 इधर से गायब, बीच में कौन आ रहा है 5। तो अर्थात कि इसमें से क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए कितना शानदार प्रश्न था, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 73 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। जैसे ही माध्यिका पूछेगा सीधे इसको आरोही क्रम में सजाइएगा, जो बीच में आएगा वही माध्यिका होता है। फिर आ गया पासा से, कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि देखिए मॉडल पेपर है, इसमें 15 चैप्टर से पूरा प्रश्न आपका रिवीजन हो रहा है, लेकिन शुरू के प्रश्न आप खोज रहे होंगे कि रियल नंबर से क्यों नहीं मिल रहा है, तो सभी 1 से 50 तक के प्रश्न आपको मिला होगा, उसमें हम लोग चर्चा किए थे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। कह रहा है 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे, 2 पासा देखिए एक साथ फेंक रहे हैं, तो दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 2 पासा अगर हम फेंकेंगे तो पहले कुल परिणाम, तो एक पासा पे कितना था, अभी मैं बता रहा था 6, 2 पासा फेंक रहे हैं तो कितना परिणाम होगा 36 होगा, बिल्कुल सही। अब देखिए समान अंक, तो समान अंक क्या हो सकता है पासा पे, मान लीजिए दोनों पर हो सकता है 1 1 आए, दोनों पे हो सकता है सर 2 2 आए, दोनों पे 3 3 आए, दोनों पे 4 4 आए, या दोनों पर क्या आ सकता है 5 5, या दोनों पर 6 6, यही तो समान अंक आ सकता है। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए ई के अनुकूल परिणाम, अर्थात कि जो आपके समान अंक के अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। और कुल परिणाम 36, कटा देंगे 6 से 36, 1/6 कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी पे ही मिल गया, तो 74 का हो गया आपका ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर इस प्रश्न को आप समझ रहे हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 75 नंबर प्रश्न, देखते हैं कितने हमारे चेला इसका सही से आंसर दे पाते हैं। 75 का कह रहा है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चीट आने की प्रायिकता, चीट का मतलब हेड और यहाँ पे पट का मतलब क्या होता है टेल, तो चीट आने की प्रायिकता, तो कहिएगा गुरुजी सिक्का को एक बार उछाल रहे हैं तो उसमें चीट आने के अनुकूल परिणाम की संख्या एक ही है हेड का, और कुल परिणाम सर 2 ही है, तो बउआ टाइप प्रश्न है 1/2। देखिए प्रायिकता बनाना कितना आसान है, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 75 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर 76 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा। 9 कॉमन लेंगे गुरुजी, सेक स्क्वायर ए एनसीईआरटी का प्रश्न पूछ रहा है, tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 9 और इसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, 1 होता है तो 9 एकम 9, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 76 का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न, अंत तक बने रहिए, पूरे प्रश्न को जब लास्ट होगा तो आपको बताना है कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ है आज के क्लास में 50 प्रश्न में से। 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। अब ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है 77 नंबर, तो 77 नंबर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको tan 30 का मान याद रहना चाहिए। तो 2 तो उसी तरह रहने देंगे, tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है tan 60 ऊपर अभी मैं बताया था √3, tan 30 कितना होता है 1/√3। 1 उसी तरह रहने देंगे, बिल्कुल आराम से हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पे 1/√3 का होल स्क्वायर, मैंने क्या किया tan 30 का मान रख दिया बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए गुना होगा ऊपर तो हो जाएगा 2/√3, नीचे कितना होगा तो 1/1/3, अर्थात कि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट से रूट भाग जाता है 3 होता है। अब देखिए ध्यान से 2/√3 और इसको पलटेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 1 4 नीचे आ गया, 4 2 से ये कट गया 2 मर्त में, और यहाँ पे √3 से कट गया √3 मर्त में, क्योंकि 1 3 में 2 √3 होता है, अर्थात कि √3/2। अब पूछ रहा है किसके मान के बराबर है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो √3/2 इसमें किसका मान होता है sin 60 का, बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। समझ पा रहे हैं, पहले हमको tan 30 का मान निकालकर हमने गुना भाग किया, अब पूछा ये मान किसके बराबर है, तो sin 60 का भी मान तो होता है √3/2, अर्थात कि 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30 बराबर sin 60 होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न की, कह किसका मान सबसे छोटा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि किसका मान जो है इसमें सबसे छोटा है, आपको यही बताना है, तो इसके लिए आपको सभी का मान याद रखने की आवश्यकता है। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, cos 45 का मान 1/√2,
कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। तो किसका मान सबसे छोटा है? 0 सबसे छोटा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। तो ट्राइगोनोमेट्री टेबल आपको याद कर जाना है, सभी का मान इस तरह याद रखेंगे तो एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी बिल्कुल सही सही आंसर देना है, पूरे प्रश्न का आंसर देते चलना है आपको, और नीचे अंत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज के प्रश्न में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। पीछे के 50 प्रश्नों की क्लासेज अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एग्जाम तक काफी महत्वपूर्ण क्लास आएगा। इतना क्लास अगर आप करके जाएंगे तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में बिल्कुल आपका शानदार स्कोर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग बिहार टॉपर सीरीज की चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न। देखिए एग्जाम में सीधे सीधे इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। cos π/3 का मान क्या होगा सर? प्रश्न अपने से यही पूछा जा रहा है कि cos π/3, तो cos पाइप का मतलब कितना होता है, कितना डिग्री? 180 डिग्री, ये याद रखेंगे। अब देखिए नहीं मालूम था, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पे मैंने बताया तो आपको यहाँ से याद कर लेना है। cos यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ पे 60 डिग्री, अर्थात कि देखिए क्या घुमा फिरा कर पूछ रहा है, cos 60 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो कहिएगा सर 1/2, अभी मैंने ऊपर बताया, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आप देख पा रहे हैं अभी मैंने ऊपर भी लिखाया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्लास करेंगे तो क्लास में आपको सभी प्रश्न याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 80 नंबर प्रश्न। कह रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये तो tan का होता है, तो cot है तो क्या हो जाएगा? cosec। बिल्कुल cot और cosec का पेयर चलता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 80 नंबर प्रश्न का। चलिए सीधे सीधे फार्मूला पूछा है 8.4 के पहले जब हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं 3, उसी से 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, तो 80 का हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर 81 नंबर प्रश्न। आगे आपके रियल नंबर चैप्टर से कह रहा 3 - √3 है। 3 - √3 कौन संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय की एक पूर्ण संख्या की इनमें से कोई नहीं? तो जानते हैं यहाँ पे एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल या यहाँ पे घटाव या जोड़ क्या होता है? हमेशा अपरिमेय ही होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 81 का। चलिए एक प्रश्न में आपको इसी पर बेस्ट सेम ऑप्शन रहेगा, ध्यान से देखिएगा, सेम ऑप्शंस रहेंगे, यही 4 ऑप्शन आपको रहेगा। आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं, इसको बनाकर नीचे जब क्लास खत्म होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी जो मैं अभी होमवर्क दे रहा हूं आपको HW लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और अपना नाम के साथ, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन हमारे विद्यार्थी क्लास कर रहे हैं, और उसका आंसर दीजिएगा। मैंने आपसे क्या पूछा कि पाई कौन संख्या है? पाई है, यहाँ पे प्रश्न क्या हो गया आप देख लीजिए, पाई है, ये आपका होमवर्क है। ऑप्शंस यही है ABCD, इसमें से कौन संख्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका SW है, SW आपको जरूर बनाना चाहिए, तो ध्यान से आपको बताना है कि पाई कौन संख्या है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न। देखिए काफी शानदार प्रश्न मिल रहा है, सीधे सीधे सभी प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, तो ध्यान से सभी प्रश्न को सॉल्व करने का बार बार प्रयास करके आपको जाना है एग्जाम देने। कह रहा है दी गई आकृति में यदि कोण OPA 35 डिग्री है तो कोण AOP का मान क्या होगा? काफी शानदार प्रश्न है वृत्त से। यहां पे कह रहा है कि सर ये जो कोण है OPA, यहां पे देख लीजिए 35 डिग्री है, यहां पे लिखा है 35 डिग्री है, और यहां पे ये कोण पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, OAP AOP ए वाला क्या होगा, ए वाला कोण क्या होगा? अब देखिए चूंकि हम यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट का यूज होगा। सबसे पहले हम किस त्रिभुज में बात हो रहा है, तो इसी वाले त्रिभुज की हम लोग बात करें, त्रिभुज OAP की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180, अर्थात कि कोण OPA प्लस में कोण AOP आप प्लस में कोण OAP मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि हमको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण जोड़ देंगे तो 180 होगा, ठीक है। OPA तो मालूम है सर अपने को 35 डिग्री, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक कोण तो अपने को निकालना ही है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये कितना होगा? तो इसके लिए आपको वृत्त में एक प्रमेय पढ़ाया जाता है कि त्रिज्या जो होता है, वृत्त की जो त्रिज्या, वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये प्रमेय आपको क्लियर समझना है। जैसे ही सर वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगा, लंब का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये त्रिभुज समकोण हो जाएगा। क्लियर आपको समझना है। तो ये कोण तो कॉन्सेप्ट पे छुपा हुआ था कि ये त्रिज्या है, ये वृत्त की OA क्या है? त्रिज्या है। PA क्या है? स्पर्श रेखा है, तो OA लंब होगा सर PB पे। OA लंब होगा किस पे? PA या PB जो ऊपर आता, तो PA पर, अर्थात कि एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, तभी तो लंब है, तो इसका मान दे दिया 90। अब देखिए बहुआ टाइप प्रश्न हो गया, या कोण AOP बराबर 180, और इसको जोड़ देंगे और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 और 9 3 12 घटाएंगे सर 55 डिग्री हो जाएगा। इसका सही आंसर कहीं पे दिया है, बिल्कुल ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 82 का।
देखिए कितना शानदार प्रश्न है, काफी विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, काफी आसान भाषा में। इस तरह आप समझेंगे, आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सर। एग्जाम तक चैनल पे जो भी क्लास जा रहा है, इतना क्लास अगर आप देख लेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में मैथ या किसी भी विषय में गलत नहीं होने जा रहा है। सभी प्रश्न हम लोग के क्लासेस से आ जाएगा, इसलिए क्योंकि हम लोग का प्रयास रहता है कि आपके लिए कम क्लासेज आए, लेकिन इस साल के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण, क्योंकि अंतिम समय कुछ दिन का और समय शेष है, तो अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। यदि PA 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगा? सभी चला इसका सही से आंसर देने का प्रयास करेंगे। कहिएगा गुरुजी अभी आपने इसमें ऊपर इसका कॉन्सेप्ट सिखाया कि मान लीजिए कि वृत्त है, बाह्य बिंदु से हम लोग किसी भी बाहरी बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा वृत्त पे खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है। P था, ये A था, ये B था, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। फिक्स है ऑप्शन डी। तो कॉन्सेप्ट अगर सीखे होंगे, क्लास में आपका ध्यान होगा, तो कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं इसका भी सही आंसर दिए हैं और इसका भी सही आंसर दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर। आपका समझिए तैयारी काफी शानदार हो रहा है। ध्यान से एक एक प्रश्न को समझते चलेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आपके 84 नंबर प्रश्न की कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? अब देखिए इसके लिए फार्मूला बेस्ट प्रश्न है। छात्रवृत्ति से जितने प्रश्न आएंगे सभी फार्मूला अगर आपको याद होगा तो कहिएगा बहुआ टाइप प्रश्न है। नहीं याद है तो अभी मैं लिखा रहा हूं तो इसको लिखकर याद कर लेंगे। अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप क्या होता है सर? तो होता है पाई आर प्लस 2r। फार्मूला आपको याद रखना है, या इसमें से पाई अगर हम r कॉमन ले लें तो पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। तो अर्धवृत्त की परिमाप ये दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। r था तो हमने यहां पे कॉमन ले लिया। अब इसका मान दिया है पाई प्लस 2r का मान कितना दिया है? 36 की। कह रहा है कि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 है। अब मान पुट करके त्रिज्या निकाल लेंगे। बिल्कुल, तो पाई का मान सर 22/7 प्लस में 2 इंटू आर बराबर 36, या आर बराबर सर, तो आर बराबर हो जाएगा अपना कितना? तो देखिए मैं सीधे भेज दे रहा हूं यहाँ पे इस साइड में, तो 36 और यहाँ पे भाग में आए हैं तो इधर आके गुना में, और यहाँ पे इसको लघुत्तम लेंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 22। तो 14 और 22 तो 4 2 6, और यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14 तो 4 2 6 और 2 1 3, ये भी हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 36 से 36 अगर हम कटा दे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो 7 सेंटीमीटर सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 84 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर इस प्रश्न को आप समझ रहे हैं कि पाई आर प्लस 2r अर्धवृत्त की परिमाप होता है। आर यहाँ पे हमने कॉमन लिया, 36 दिया तो बस यहाँ पे गुना भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं आपके 85 नंबर प्रश्न की। काफी शानदार ये प्रश्न देखिएगा। 85 नंबर प्रश्न 2 अंक में भी कई बार पूछा गया तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि एक तार 88 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगा? एक तार को जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त के रूप में मोड़ेंगे फिर उसको वर्ग बना रहे हैं तो उसकी भुजा क्या होगा? प्रश्न ये पूछा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी आसान भाषा में लोग समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि 2 अंक में भी प्रश्न आएगा तो आपको गलत नहीं करना है। अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए तार की लंबाई पहले हमको निकालना होगा, तो तार की लंबाई यहां से निकालते हैं। तार की लंबाई ध्यान से समझिएगा, तार की लंबाई कितना होगा? तो वृत्त के, क्योंकि उसी को मोड़ के हम लोग वृत्त बनाए हैं तो वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। तार की लंबाई वृत्त के परिधि के बराबर होगा। अब वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। अब 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, तो 2 और पाई का मान तो हम लोग को याद है 22/7 और आर त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर। यहां से कटा देंगे 4 मर्त में, 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17। 176 सेंटीमीटर हो गया वृत्त की परिधि, अर्थात कि तार की लंबाई, क्योंकि उसी तार को मोड़े हैं तो यही वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो 176 सेंटीमीटर हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा बताइए, तो वर्ग की पहले परिमिति हमको निकालना होगा। तो वर्ग की परिमिति किसके बराबर होगा? क्योंकि उसी तार को मोड़ है तो तार की लंबाई के बराबर होगा। वर्ग की परिमिति तार की लंबाई के बराबर होगा, और तार की लंबाई वृत्त के परिधि के बराबर है, वृत्त का परिधि 176 है। अब हमको क्या पूछा है? भुजा। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है? परिमिति बट्टा में 4 होता है, अर्थात कि 176 बट्टा में 4 याद रखेंगे फॉर्मूला। तो इसको कटाएंगे तो अपना हो जाएगा कितना? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 85 नंबर प्रश्न का। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर आप इस प्रश्न को समझ रहे हैं कि एक तार कह रहा था कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा। तो तार की लंबाई वृत्त के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि उसी तार को मोड़ के हम लोग बना रहे हैं। तो 2 पाई आर बराबर 2 पाई
2 पाई आर हम वृत्त की परिधि होता है तो 2 और पाई का मतलब 22/7 और आर तो आर यहाँ पे दिया था 28 सेंटीमीटर। कटा के हम लोगों ने वृत्त की परिधि निकाल लिया। वृत्त की परिधि का मतलब हम लोगों ने तार की लंबाई को निकाल लिया और वर्ग की परिमिति जो होगा वो तार की लंबाई के बराबर होगा। और वर्ग की भुजा पूछा है तो भुजा बराबर परिमिति बटा 4, 4 से भागा दे दिए 44 सेंटीमीटर आ गया। 2 अंक में भी प्रश्न आएगा, 2-3 बार इसको फ्रेश लिख कर बना लीजिएगा। यहाँ पे एक ही मोबाइल का स्क्रीन पर लिखना होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके देखिए। कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी। काफी आसान प्रश्न है अगर आपको फार्मूला याद है तो। कह रहा है कि एक वृत्त की व्यास 14 है तो उसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है। 2 उसी तरह रहेगा पाई 22/7 आर, तो आर देखिए व्यास दिया है तो d/2 करेंगे तो आर निकलेगा, आर बराबर d/2 होता है व्यास का आधा, तो 14/2 यानी 7 यानी आर निकल गया 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी में 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे 86 नंबर प्रश्न का। ये आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन। देखिए इसी लेवल के प्रश्न एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कह रहे कि एक बेलन के आधार का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई तो बेलन का आयतन। तो सबसे पहले बेलन के आयतन का फॉर्मूला तो नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन का फॉर्मूला। अब पाई हम लोग जानते हैं 22/7 है, आर तो व्यास का आधा, मैं अभी ऊपर प्रश्न में बता रहा था कि व्यास का आधा होता है आर, अर्थात कि d/2, तो 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। व्यास बदल गया त्रिज्या में तो 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। एच तो एच कितना है 14। यहाँ पे देखिए हमको सीधे इसको सॉल्व करना था कि इसको कटा देना है, तो यहाँ से हम इसको अगर कटाएंगे तो 7 से 14 कट जाएगा 2 मर्त में, आगे गुना भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 1 17 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन क्यूब में होता है क्योंकि 3 बार यहाँ पे सेंटीमीटर गुना हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का। चलिए काफी शानदार फॉर्मूला याद करते चलेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर टाइप के प्रश्न में आपको करा दूंगा, बस आपका काम क्या है कि कॉपी में सभी प्रश्न को नोट डाउन करना और एक एक प्रश्न को बार बार अभ्यास कर लेना। एग्जाम में मैथ का आपका डर खत्म, आपको मैथ में 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चर्चा कर लिए तो। 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास। देखिए यही होता है एग्जाम के लेवल का एग्जैक्ट प्रश्न, इसी तरह एग्जाम के में प्रश्न आएंगे, इसलिए ध्यान से सभी प्रश्न को समझिएगा। अब कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन जो है वो एक घन के आयतन के बराबर है। अर्थात कि सर क्या कह रहा है, अपने को फॉर्मूला ये दे रहा है कि बेलन का आयतन अर्थात कि पाई आर स्क्वायर एच घन के आयतन अर्थात कि 1 यू के बराबर है। अब पाई तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना पाई उसी तरह दे रहा है, तो 14 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए बेलन क्या कर रहा है 14 सेंटीमीटर लंबा, लंबा का मतलब क्या ऊंचाई, अर्थात कि यहाँ पे अगर एच के जगह पर 14 रखें तो 14 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना 11 का क्यू, अर्थात कि आर स्क्वायर बराबर 11 का क्यू का मतलब यहाँ पे क्यू है 11 कितना बार गुना होगा 3 बार, 1 2 और 3 बार। और यहाँ पे देखिए 14 यहाँ गुना में है तो भाग में, पाई भी आएगा तो 22/7 यहाँ पे मान भी हम रख सकते हैं कि 22/7, सीधे मैं यहाँ पे रख ही दे रहा हूँ, देख लीजिए 22/7 तक ही। यहाँ पे मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 14 एच हो गया और पाई हो गया 22/7 और आर स्क्वायर। तब आप क्लियर समझ में आएगा, 11 का 3 है तो यहाँ पे 3 बार गुना हो गया, 14 यहाँ पे गुना में था तो भाग में, 22 भी गुना में है तो भाग में, और यहाँ पे 7 यहाँ पे गुना भाग में था तो ऊपर चला जाएगा गुना में। अब देखिए 7 से 14 कट जाएगा 2 मर्त में, 22 से यहाँ पे 11 कट जाएगा ये 2 मर्त में, अर्थात कि ऊपर कितना हो गया आर स्क्वायर बराबर, मैं बार बार बोल रहा हूं मैं कहीं पे भी लिखूंगा लेकिन आपको सीधे सीधे लिखना है एग्जाम में, तो क्या बचा ऊपर, तो ऊपर बचेगा 121, 11 गुना अगर नीचे बचेगा 4, अर्थात कि आर बराबर यहाँ पे अगर रूट यहाँ पे स्क्वायर हटाए तभी वर्गमूल आया है, तो आर बराबर 121 का 11 और इसका 2, 11/2 इसका आर आ गया, अर्थात कि त्रिज्या। इसमें पूछ रहा है सर बेलन का व्यास, तो हमने क्या निकाला त्रिज्या, ये पूछ रहा है व्यास, तो व्यास देखिए मैं ऊपर आपको बता रहा था कि आर बराबर d/2, अर्थात कि d बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने आर, त्रिज्या का 2 गुना होगा तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तभी तो d निकलेगा, क्योंकि व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या पूछता तो यही आंसर कर देते 11/2 अर्थात कि 5.5 सेंटीमीटर, लेकिन पूछ रहा है व्यास तो इसका 2 गुना, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्लियर आप समझ रहे हैं कि आपको अगर फॉर्मूला मालूम है पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे घन का आयतन 1 यू, तो सिर्फ आगे गुना भाग किया गया है बैठा के। चलिए आगे बढ़ेंगे सर 89 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह
रहा है कि यदि इतना का माध्य 4 हो तो x का मान। अब देखिए माध्य मैं उसे ऊपर से ही आपको सिखाते हुए आ रहा हूं, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत होता है, बिल्कुल सही। और कह रहा है कि इसका माध्य जो है 4 है तो x का मान, अर्थात कि औसत दिया है 4, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कुल परिणाम का योगफल, और कितना परिणाम की संख्या, तो 1 2 3 4, ये दिया है सर अपने को 4, तो x का मान पूछ रहा है, तो x और प्लस यहाँ पे 4 3 आपका हो जाएगा 7 5 12 और ये गुना होकर 16, या x बराबर 16 और यहाँ पे प्लस है तो -12 अर्थात कि 4। कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे। सोचिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में गलत होगा, कहिएगा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान से यहाँ पे समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर प्रश्न। ये भी सूत्र कई बार पूछा गया है, कह रहा है किसी वितरण के माध्यम बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या है। ये फार्मूला है जो हम लोग सांख्यिकी चैप्टर में पढ़ते हैं, इस पर कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला याद रखेंगे, कभी कभी मान भी पूछता है तो मान रखें, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 90 नंबर प्रश्न का हो गया आपका ऑप्शन ए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं सर 91 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि किसी बारंबारता बटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है। किससे निर्धारित कर सकते हैं बारंबारता बटन का बहुलक आलेख, तो ये आयत चित्र से कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। सभी कॉन्सेप्ट पूछ रहा है सीधे सीधे, जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं वैसे ही। आगे बढ़ेंगे 92 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो बीच में अभी मैंने बताया कि आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे, और जो बीच में आएगा वही होता है माध्यिका, अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर। देखिए फार्मूला भी आपको अब याद कर लेना है कि माध्यिका का परिभाषा मिल गया, ऑप्शन बी सही आंसर है। 93 नंबर प्रश्न। कह रहा है इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए मैं तीनों हम लोग कॉन्सेप्ट आज के क्लास में सीख लिए। माध्य तो औसत, माध्यिका तो आरोही अवरोही क्रम में रखेंगे, बीच में आएगा तो माध्यिका। अब बहुलक तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, अर्थात कि जो बार बार आया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, 3 आया है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। तीनों प्रश्न पूछे माध्य माध्यक बहुलक, आपसे गलत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न। कह रहा है 2 सिक्के के उछालने पर दोनों पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोनों पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 2 सिक्का उछालते हैं, पट का मतलब क्या होता है, टेल, तो दोनों पर समान क्या आ सकता है, एच एच आ सकता है, या टेल टेल भी आ सकता है, या हो सकता है एक पर एच आए एक पर टेल आए, या हो सकता है एक पर टेल आए एक पर एच आए। अब देखिए क्या कह रहा है कि दोनों पर पट, अर्थात कि दोनों पर टेल, तो संभावित परिणाम कितना है, 1, और कुल परिणाम 1 2 3 4, 1/4 कहीं पे दिया है, तो देखते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन डी। अब देखिए ऐसा प्रश्न, ये प्रश्न कई बार पूछा गया 94 नंबर प्रश्न, तो ध्यान से अगर यहाँ पे आप समझ लिए तो कितना मैं आसानी से आपको समझा दिया, आपको एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं सर 55 नंबर प्रश्न। कह रहे ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। अब ताश में देखिए कुल परिणाम दे दिया 52, ये तो दे दिया कि 52 पत्ता की गड्डी है। अब कह रहे इक्का निकाले जाने की प्रायिकता क्या होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो इक्का की संख्या कितना होता है ताश के गड्डी में, तो 4 होता है, तो 4/52, क्योंकि इक्का अनुकूल 4 और कुल परिणाम 52, तो कटाएंगे तो 1/13 हो जाएगा। कहां पे है, तो ऑप्शन सी 95 का सही आंसर। देखिए प्रायिकता से तो काफी आसान प्रश्न आ रहा है, इतना प्रश्न हम लोग अभ्यास कर लिए, आपसे एग्जाम में कोई भी गलत प्रश्न नहीं होगा। अब 96 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है। कह रहा है आपसे कि एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो आयतन क्या होगा। आपको यही बताना है कि बेलन का आयतन, तो उसमें क्लास में अगर आपका ध्यान होगा तो देखते थे कि सर अब तो बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन डी πr²h, उस समय से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, तो 96 का हो गया ऑप्शन डी। 97 नंबर प्रश्न फिर प्रायिकता से आ गया। कह रहे ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता तो उसमें आप जानते हैं बादशाह होता है, फिर बेगम होता है, फिर गुलाम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, अर्थात कि फेस कार्ड। समझ पा रहे हैं, बादशाह बेगम गुलाम जो होता है वो तस्वीर वाला है, तो तस्वीर वाला पत्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड भी बोलते हैं। और हर ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, और 4 ग्रुप होता है ताश के गड्डी में, और हर एक ग्रुप में 3-3 फेस कार्ड, अर्थात कि 12 हो गया। और कुल परिणाम कितना है, तो 52 ही है। अब कटाएंगे 3 से, तो यहाँ पे 4 से, तो 4 3 12, और यहाँ पे ये हो जाएगा अपना, कटाएंगे तो 13 चौका में 52।
अर्थात कि 3/13 ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। क्लियर, आप समझ रहे हैं। फेस कार्ड की बात किया जा रहा है तो बादशाह, बेगम, गुलाम, ये सभी फेस कार्ड होता है। और 4 टाइप के गड्डी होता है। गड्डी ताश को हम लोग 4 टाइप में बांटते हैं फेस कार्ड वाले में, और सब में 3-3 फेस कार्ड होते हैं, तो 12 हो गई इसकी संख्या। तो ई के अनुकूल परिणाम 12 और टोटल परिणाम आपका 52 था ही 52, तो हमने कटा दिया, ऑप्शन ए सही आंसर आ गया। 98 नंबर प्रश्न कर रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए मैथ में इसी तरह फार्मूला पूछेगा, सभी फार्मूला जो भी क्लास में आ रहा है रट जाइएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, अभी मैंने ऊपर बताया था, कहीं पे नहीं दिया है, ऑप्शन डी। गलती नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए r² दिया है, ऑप्शन सी जो छात्र कर रहे हैं उनका आंसर गलत है, यहाँ पे स्क्वायर है, लेकिन हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है 2πRh, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब 99 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सर। सीधे सीधे फार्मूला है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोला का 3 फार्मूला ही है, उसे आपको याद करना जाना है। एक तो पूछ दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2πr², संपूर्ण 3πr²। एक और क्या हम लोग पढ़ते हैं, अर्धगोला का आयतन 2/3πr³। बस यही 3 फार्मूला है, तीनों मैंने लिखा दिया, तीनों को लिखकर याद कर जाएंगे, एग्जाम में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। 100 नंबर प्रश्न है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है सर। गोला में कोई भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है। गोला का आयतन पूछेगा तो 4/3πr³ होता है, तो सभी फार्मूला याद रखेंगे। इस तरह हमने 100 में 100 प्रश्न का सही से यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होगा सही आंसर, किस लेवल के प्रश्न आएंगे एग्जाम में। नीचे बताइएगा कि आज हम लोग 51 से 100 तक जो प्रश्न चर्चा किए हैं 50 प्रश्न, इसमें से आपने कुल कितना प्रश्न का सही से जवाब दिया। जो आपको मैं SW दिया हूं उसका भी नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। शुरू से 1 से 50 तक का क्लास नहीं देखोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, फिर कल किसी महत्वपूर्ण आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन बार बार करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।